नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयती मिश्रा और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। आज हम राहुल गांधी के मुस्लिम लीग पर दिए गए बयान पर बात करने वाले हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में मुस्लिम लीग को लेकर सेक्युलर पार्टी से बता दिया, जिस पर पूरे देश में अब हंगामा मचा है। बीजेपी का एक और कहना है कि जो मुस्लिम लीग देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है वो राहुल गांधी के लिए सेक्युलर है। राहुल गांधी को इतिहास पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी आदतन ऐसे बयान देते हैं। हालांकि राहुल गांधी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे, ऐसा उन्होंने बाद में स्पष्ट किया, जिसका केरल में कांग्रेस के साथ गठबंधन भी है। आज बात इसी मुद्दे पर। मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी। अपनी अज्ञानता और द्वेष दोनों का परिचय है। ये मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। There is nothing non-secular about Muslim League. राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहाँ हो जाता है। राहुल गांधी का नादानी भरा बयान, इससे मैं गंभीरता से नहीं लेता। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास पैनल मौजूद है। स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस नेता हमारे साथ में है, सैयद साहिबे आलम अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा से भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी बीजेपी नेता भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया समय निकालने के लिए। सबसे पहले स्वर्णिम जी, आप ही से शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत हम करें उससे पहले दर्शकों को समझा देते हैं कि सेक्युलर आखिर में होता क्या है। लैटिन भाषा से आया है, सेक्युलम से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है इन दिस वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उससे ताल्लुकात रखना, धर्म से हटकर, किसी एक धर्म के प्रति ना झुकाव हो, ना किसी एक धर्म से रंजिश हो, संविधान और कानून के दायरे में जो आए वही सेक्युलर है। स्वर्णिम जी, आप बताइए, राहुल गांधी ने कह दिया कि मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है, लेकिन जिस मुस्लिम लीग का नाम ही मुस्लिम से शुरू हो रहा है, यानी कि एक धर्म से, जो इस्लाम को मानते हैं वो मुस्लिम है, ऐसे में इस बयान को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? मोहब्बत की दुकान खोले निकले हैं, लेकिन हर बार बाहर जाकर इस तरह की बातें करते हैं जो कि मुद्दे आपस में भारतीय जनता पार्टी और देश के सामने गरमा जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हमारे देश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं ये भी नहीं जानते हैं। उनको देश में कौन कौन से दल चुनाव लड़ रहे हैं इसकी भी जानकारी नहीं है। आपने राहुल गांधी जी का जवाब तो सुना है यहाँ पे, इससे जरा 3 सेकंड 4 सेकंड पहले का अगर आप प्रश्न पूछ लेते, वो प्रश्न क्या पूछा गया था उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। उसमें ये पूछा गया था कि केरला में आप IUML के साथ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन बना करके चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आप उसको सेकुलर मानते हैं? बिल्कुल, हमने कहा कि सेकुलर मानते हैं, क्योंकि ये पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के मैं बयान देख रहा था कि जिन्ना की मुस्लिम लीग को आप जो है सेकुलर बता रहे। अरे, जिन्ना की मुस्लिम लीग तो वो पार्टी थी जिसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो इनके पूर्वज थे, भारतीय जनता पार्टी जब पहले नहीं थी और संघ समर्थक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने बंगाल में गठबंधन करके चुनाव लड़ा। पहली बार सत्ता का स्वाद चखने के लिए मुस्लिम लीग जिन्ना से हाथ मिलाया था भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने, संघ निष्ठ लोगों ने। और वहां पे वही असेंबली जिसमें वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और उन्हीं की पार्टी ने, उन्हीं की गठबंधन वाली पार्टी ने पाकिस्तान बनाने का वहां प्रस्ताव पारित किया था। क्या उन्हें पता नहीं है? क्या पूरे देश जानता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाकिस्तान गए थे मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने, और वहां पे जिन्ना की तारीफ में मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे जिन्ना, उनकी तारीफ करके आए थे। क्या ये हमने देखा नहीं है? पूरे देश ने देखा है। यहाँ जब बात हो रही है तो काट छाट करके वीडियो बना करके बदनाम करने की कोशिश की जाती है। हिंदुस्तान में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आप बता दीजिए जो रजिस्टर्ड हो, चुनाव आयोग से सिंबल जिसे मिला हो और सिंबल लेकर के चुनाव लड़ती हो, क्या वो सेकुलर होना आवश्यक नहीं है? पहली शर्त है, ये पहली शर्त है चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराने की। तो राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा? IUML वो पार्टी है जिसके जो संस्थापक थे, वो संस्थापक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसके सदस्य रहे। वो उन्होंने अपने बेटे को चीन के युद्ध में जान के युद्ध लड़ने के लिए सेना में भर्ती होने को कहा, और उसी पार्टी की सरकार के मंत्री बशीर थे। 1993 में केरला में संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो सबसे बड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना की थी। क्या यह सेकुलरिज्म का उदाहरण नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि IUML चुनाव लड़ती है यहाँ पे, जिन्ना की मुस्लिम लीग नहीं लड़ती है? और जिन्ना की मुस्लिम लीग का जब नाम लेकर के ये बात करते हैं तो आश्चर्य ये होता है कि हिंदुस्तान में सरकार होते हुए राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं आप, और हर बार की तरह उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। वन बाय वन जवाब देता हूँ। जयती जी, सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में भारत में के बाहर जाकर के जिस तरह की घृणा और देश वो मोदी जी के प्रति रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रखते हैं, देश की संस्थाओं के प्रति रखते हैं, उसी तरह का उन्होंने उदाहरण दिया है। बेसिकली वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, जिनका कि बचाव करते हुए कांग्रेस प्रवक्ताओं को बहुत जोर आता है। इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जयती जी,
इन्होंने कहा है कि हमको इतना ज्ञान नहीं है। हमको भी पता है कि राहुल गांधी जी जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से अलग है। और अभी जिस अध्यक्ष का स्वर्णिम जी जिक्र कर रहे थे, स्वर्णिम जी को बताना चाहिए कि जिसने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की है, मोहम्मद इस्माइल, ये वही शख्स हैं जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। वो पार्टी जिसने देश का विभाजन कराया। और आप स्वर्णिम जी भी बात कर रहे थे कि हमने जो है उनके साथ सरकार बनाई, तो आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी देश के अंदर, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी वो भी हिस्सा थी। और जगह जगह आपने उनके साथ सरकारें बनाई है। तो बेसिकली जो पार्टी देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है और जिसका मेजर तबका, आप देखिए जो मद्रास प्रेसिडेंसी है 1946 में जब चुनाव हुआ, उसकी 95% मुस्लिम सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीती थी। और उसके सभी प्रतिनिधि जो है वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। सुन लेते हैं स्वर्णिम जी कुछ कहना चाहते हैं। स्वर्णिम जी कहिए। मैं तो छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, गठबंधन बना करके जिन्ना की पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाला कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पोस्टर बॉय। अरे भाई आपने सरकार बनाई है स्वर्णिम जी, आपने सरकार बनाई है, आपने वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे, हमने सरकार नहीं बनाई थी। बिल्कुल सरकार नहीं, चुनाव लड़के सरकार नहीं बनी थी 1946 में। गलत बयानी मत करिए। 1946 में आपने बंगाल में चुनाव लड़ा जिन्ना के साथ मिलकर के। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, यही आईयूएमएल है, ये आईयूएमएल है जिसके साथ नागपुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव बीजेपी ने लड़ा। बीजेपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा आईयूएमएल के साथ नागपुर में। क्या ये गलत है? तो जब आप चुनाव लड़ रहे हैं जिस पार्टी के साथ और हमारे को दूसरी पार्टी का थोप करके आप बदनाम करना चाहते हैं। में म्युनिसिपल चुनाव का जहां जो स्वर्णिम जी जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे मेयर के, उस समय किस तरह से आपने उसको ठीक पाया और ठीक पाया भारतीय जनता पार्टी के क्राइटेरिया के हिसाब से जो वो कह रहे हैं, उसका जवाब दीजिए जरा। देखिए जयती जी, अगर किसी ने हमको समर्थन दे दिया हो तो हमने समर्थन मांगा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरह की पार्टी, लेकिन जिसे आप बंटवारे से जनित कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बंटवारे के पीछे एक रास्ता रही और कहीं ना कहीं जुड़ाव पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी रहा, जो आईयूएमएल है उसका जुड़ाव रहा किसी ना किसी रूप में। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश उनके साथ में मेयर बनाने की, इसको किस तरह से गठबंधन करके चुनाव लड़ा? मैं ये कह रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ। जयती जी, जो राहुल गांधी जी है उनका मुस्लिम प्रेम, जो हिंदू विरोध है, वो पहली बार प्रकट नहीं हुआ है। आपकी जानकारी में होगा 2009 से 11 तक भारत में अमेरिका के राजदूत थे टिमोथी थॉमर। विकीलीक्स के अनुसार राहुल गांधी जी ने उनसे कहा था कि भारत को मुस्लिम आतंकवादियों से खतरा नहीं है बल्कि हिंदू चरमपंथियों से खतरा है। तो राहुल गांधी जी इस तरह के बयान आए दिन देते रहते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता उनको डिफेंड करते रहते हैं। ठीक है, सैयद जी हमारे साथ में। सैयद जी आप बताइए, एक इस तरह का बयान, हालांकि अब इसे कहा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी का यह कहना कि मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीट सेक्युलर पार्टी, देयर इज नथिंग नॉन सेक्युलर अबाउट मुस्लिम लीग, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको एक सरल भाषा में कहा जाए तो गड़े मुर्दे उखाड़ना है। आज की तारीख में जब भारत हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है और हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर, जबकि मौजूदा हाल मुल्क के ये हैं कि इस वक्त हमें महंगाई से लड़ना है, शिक्षा हासिल करनी है, आगे बढ़ना है और ऐसी तमाम दिगर चीजें हैं जिसके अंदर हमें भारत के साथ में कदम से कदम बढ़ा करके हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है और ऊपर लाना है। ऐसे में अगर किसी भी राजनेता का बयान आता है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आया हो कभी या मौजूदा हाल में कांग्रेस की तरफ से आया हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को भी ये नहीं भूलना चाहिए, ये वही मुस्लिम लीग है जो बंगाल के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात का विवाद का कारण बनी थी। जो 1906 के अंदर जिसका जो गठन किया गया था, वो इस बुनियाद पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सहयोग किया था कि यहां पे फूट डालो और राज करो। इसलिए मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची के अंदर 1943 के अंदर पहला जो भाषण दिया था उसमें यह कहा था बांटो और तोड़ो। तो इसका क्या मतलब है? आप इस देश को बांटना चाहते थे, आप इस देश को तोड़ना चाहते थे। तो ये तोड़ने वाली बात और ये बांटने वाली नफरत की फासिस्ट हुकूमतों की जो ताकतें इस मुल्क के ऊपर जो काबिज रही है, इसका हमें मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। आज जरूरत नहीं है इस देश को किसी मुस्लिम लीग की या किसी ऐसी पार्टी की, इस देश को जरूरत है तो संवैधानिक तरीके से चलने वाली नेहरू के भी शब्द थे, उन्होंने भी यही कहा था कि किसी भी मुस्लिम
मुस्लिम लीग की जरूरत स्वतंत्रता के बाद में नहीं। हमारे साथ बिल्कुल प्रोफेसर नहीं बीजी है, बानर्जी जी बिल्कुल भी जुड़ नहीं चुके है। हैं। प्रोफेसर कहां से राजनीति आता है शास्त्र, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए। सर आप समझाइए, क्योंकि मुस्लिम लीग और साथ ही IUML इसके बीच में जो कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा बढ़ गया एक बयान के बाद। इस बयान से पहले शायद इसने किसी ने भी इस पर इतना रिसर्च करने की कोशिश जुड़े हुए लोगों के अलावा नहीं की थी। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मुस्लिम लीग और IUML के बीच में डिफरेंस आज के सर्कमस्टांसेस में क्या चल रहा है सर? देखिए, मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहना मैं समझता हूँ कि इतिहास के साथ सरासर अन्याय है और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में छेड़खानी। जिस मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भारत छोड़कर जिन्ना के साथ पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किया, ऐसे लोग भारत में रहे और उन लोगों ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की। उसके बाद की उनकी जो गतिविधियां है, उन गतिविधियों पर आप यदि नजर डालेंगे तो आप हैरानी जताएंगे कि किसी पार्टी का 20 साल से जो सांसद है, एक गांधी परिवार की जिसको विरासत है। बिल्कुल सर, देखिए कहीं ना कहीं कोशिश सभी की यही है, क्योंकि अब चुनावी साल है और इस तरह के बयानों को खपाने की कोशिश दूसरे दल भी करते हैं। स्वर्णिम जी ये चीज मुझे समझाइए कि राहुल गांधी जब भी देश से बाहर होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना ज्यादा उन पर किस तरह से असर पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में इस तरह के ईश्वरीय मुद्दे खुद से आ जाते हैं। अब इस पर भी माफी की मांग कर रहे हैं, इस पर भी कह रहे हैं कि देश के बाहर जाकर देश की फजीती मत करो, अंदर आकर माफी मांगो। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि आप तो राजनीति शास्त्री को सुना आपने, क्या कह रहे थे वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग का ये तारीफ कर रहे हैं, उसको सेकुलर बता रहे हैं। इसी तरह उनके कई सांसदों ने इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की, जबकि सबको पता है कि जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ तो बीजेपी का गठबंधन रहा है। और मैं तो ये पूछता हूं, आज क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जितने भी झूठ बोल करके जिन्ना की मुस्लिम लीग बता करके जो राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वो जब इनके राष्ट्रीय नेता लालकृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर मत्था टेक करके वहां लिख के आए कि ही वॉज द ग्रेट मैन, ही वॉज द ग्रेट सेक्युलर, ये जब लिख के आए थे लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके लिए क्या माफी मांगेंगे? हमने तो कभी जिन्ना के तारीफ नहीं की, हमने तो कभी जिन्ना की देश में एकमात्र इंसान होगा लालकृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो जिन्ना की मजार पर गए और उसकी तारीफ लिख करके आए, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? अरे नरेंद्र मोदी जी की नाकामियों को उजागर करना, उसको जनता के सामने लाना। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद में जरूरत हमें नहीं है किसी भी मुस्लिम लीग की, वो तो डेड हॉर्स बता रहे थे उसको, उसके बाद में गठबंधन, और अब 18 विधायक केरल विधानसभा में बिठा रखे हैं आपने। देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूं कि इसी मुस्लिम लीग के केंद्रीय मंत्री रहे E.A. अहमद। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री थे तो जिनेवा में इनको भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने भेजा था, इसी मुस्लिम लीग के सांसद थे। तो तब क्या था, जब नागपुर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में उससे गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे, तब क्या था? तो ये सारी चीजें जनता के सामने आनी चाहिए, और यह भी आना चाहिए कि जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग थी, वो देश हमारे भारत के लिए कभी भी सही नहीं हो सकते, गलत थे, तोड़ने का काम किया। लेकिन जिस असेंबली में बैठ करके उन्होंने प्रस्ताव पारित किया, उस गठबंधन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ववर्ती पार्टी थी, जो संघ की पार्टी थी उस वक्त, वो उनके साथ गठबंधन में थी और उन्होंने होने दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बार खड़े होकर के विरोध नहीं किया उस असेंबली में कि ये प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए। बताइए क्या है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर हम संविधान की रोशनी में अगर बात करें तो 1976 के 42वें संशोधन के अंदर जब बात की जाती है कि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमारा जो भारत है, जो गणराज्य है, जो हमारा मौजूदा जो वकार है, वो आज की तारीख में पंथ निरपेक्ष है। तो पंथ निरपेक्षता की जहां तक बात आती है, हम इसके वजूद की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? हम हमेशा धर्म निरपेक्षता की बात क्यों करने लग जाते हैं? हम हमेशा जातिगत राजनीति की बात क्यों करते हैं? हम हमेशा दलगत राजनीति की बात क्यों करते हैं? हमें जो सूट करता है या हमारी पार्टी को जो सूटेबल है, हम उन्हीं मुद्दों को क्यों उछालते हैं? क्या सबसे बड़ी बात यही पर हो जाती है कि देश के और भी मुद्दे हैं। विक्रांत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विषय विशेषज्ञ है। सर, मुस्लिम लीग को, या फिर आप इसे अब कह लीजिए कि इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग, इसे सेक्युलर कहा है राहुल गांधी ने, इस बयान पर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? और अगर इसे जस्टिफाई करने की कोशिश अब जो कि कांग्रेस की ओर से की जा रही है, वो कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ाव उनका रहा है इसके साथ में, इस पर क्या कहेंगे? जी, हमें राहुल गांधी की स्थिति को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी जमानत पर छूटे हुए और वायनाड के भूतपूर्व सांसद है। अमेठी से भाग करके वायनाड गए। वायनाड से जीतने के लिए उनको मुस्लिम लीग का साथ चाहिए। अगर हम कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से वो कांग्रेस के नहीं, मुस्लिम लीग के ही वहां से लोकसभा सांसद हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अपनी सीट को बचाए रखने के लिए और केरल की राजनीति को साधने के लिए उनकी मजबूरी है। और रही बात, अगर वो जैसा भी मेरे मित्र कह रहे थे कि वो मुस्लिम लीग नहीं, हाँ जी बिल्कुल,
ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये उससे भी ज्यादा कट्टर है, अतिवादी है। 2003 में मराड़ में मैस्कर हुआ था, उस मैस्कर के अंदर जो जुडिशियल एक्शन टीम बैठी थी उसने इस पार्टी को रेस्पॉन्सिबल बनाया था। उस हिंदू नरसंहार के लिए जो राजनीतिक दल को एक जुडिशियल एक्शन कमेटी रेस्पॉन्सिबल बता रही है, उसको आप सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आपका सेक्युलरिज्म दोहरा क्यों है? हम उसकी एक डेफिनेशन क्यों नहीं रख सकते? और राहुल गांधी का ये आदत बन गई है कि विदेश में जाना, और विदेश में जाने के बाद भारत की संस्कृति पर, भारत लेकिन विक्रांत जी, वहां पर तमाम पैरामीटर्स जब उस पर जांचे गए तो वो एक राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त पार्टी है सर, वहां के लोगों पर अच्छा प्रभाव है। जी बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो हमें ये देखना पड़ेगा जनता की चीजों से क्या मुस्लिम लीग के नेता स्वयं अपने आप को सेक्युलर कहने के लिए तैयार हैं? यदि उन्हें विकल्प दिया जाए संविधान और शरिया, वो किसे प्राथमिकता देंगे? तो उनकी प्राथमिकता क्या होगी? इस उत्तर के लिए मेरे ख्याल से हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। स्वर्णिम जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं मुस्लिम लीग का तो IUML का तो प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद RSS से जुड़े हुए भी बैठे हैं, यहाँ प्रवक्ता हैं। एक बात का जवाब दे दे, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हमारे यहाँ पे कानून है, संविधान ये कहता है कि कोई भी पार्टी जो सेकुलर होने का दावा नहीं करती वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, चुनाव नहीं लड़ सकती, चुनाव आयोग से उसको मान्यता नहीं मिल सकती, चुनाव आयोग से उसको सिंबल नहीं मिल सकता। तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? क्या 9 साल से, अगर ये सब जो चीज़ें बता रहे हैं, तो 9 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की? क्या चुनाव आयोग के समक्ष क्या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने कभी यह दस्तावेज या कभी यह साबित किया? यहाँ डिबेट में आप कुछ भी कह सकते हैं, तो क्या उनकी मान्यता रद्द कराने की कार्रवाई होगी? ये तो बात है, क्योंकि चुनाव आयोग के नजर में इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग जो कि केरल में एक अच्छा दबदबा रखती है, वो राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त है, उसको कुछ सोचकर ही या फिर किसी न किसी पैरामीटर पर MIM को भी दर्जा दे रखा है, लेकिन क्यों से B दर्जे की पार्टी कहा जाता है? क्यों से A टीम का हिस्सा कहा जाता है? क्या उनको राइट्स नहीं है? क्या संविधान ने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं दिए? क्या बात है? मैं स्वर्णिम जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उसको चुनाव आयोग ने दर्जा दिया है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। आप किसी की प्रतिभा पे और उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा सकते, लेकिन आपको यह भी तो बांटने की और देखने की जरूरत होगी कि हमारे जो बयान है उसमें मुल्क में फसादात पैदा ना हो जाए। इस बात को भी गौर करने की जरूरत है। आशीष जी, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि चुनावी अब साल से बहुत नजदीक हम सभी पहुंच रहे हैं, काउंटडाउन ही समझ लीजिए। चुनावी साल में क्या ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हर बार रहती है कि राहुल गांधी देश से बाहर जाए और उसके बाद कैमरा उन पर इस तरह से इंस्टॉल कर लिया जाए कि हर एक बयान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी और जो दूसरे विपक्षी दल है वो यही कह रहे हैं कि बस बाट जोते हैं, आप किसी ना किसी मुद्दे की ताक में रहते हैं हमेशा। देखिए, हम ताक में नहीं रहते हैं जयती जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जब भी भारत में रहते हैं या विदेश में जाते हैं, इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। पिछली बार जब वो UK में गए थे तब उन्होंने बयान दिया था कि भारत में लोकतंत्र की समाप्ति हो गई है। उसके बाद कर्नाटक के चुनाव हुए, और जहां तक आप बात करें जयती जी, जो तो कर्नाटक के चुनाव में परफॉर्मेंस तो भारतीय जनता पार्टी की देखी जयती जी, मैं जवाब दे रहा हूं, मेरी बात सुनिए। जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है, जो उसको कि हम UDF कहते हैं, और उसके साथ लगातार कांग्रेस सरकार बनाती रही है। और 2013 के अंदर जो मल्लापुरम है उसकी जिला परिषद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो है जिला प्रमुख था, उसने एक प्रस्ताव पारित किया था कि चूंकि मल्लापुरम जो है वो मोर देन 50% मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे लड़कियों की जो आयु है मैरिज की उसको घटा करके 18 से 16 साल कर देना चाहिए, जिसका कि वहाँ की कांग्रेस की सरकार ने समर्थन किया। बाद में जब अन्य पार्टियों ने इसका विरोध किया तब कांग्रेस की सरकार को उस फैसले को वापस लेना पड़ा। और आपको ध्यान होगा, वेस्ट बंगाल में जब चुनाव हुए थे, इन्होंने पीर जादा सिद्दीकी की एक पार्टी हुआ करती जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया, जो कि एक शरीफ के जो है वो मौलाना थे, आप देखिए, और जिसको 0 सीट प्राप्त हुई है। तो कांग्रेस ने इस तरह की पार्टियों से लगातार किया है। पिछली बार जब इनकी कर्नाटक में सरकार थी तो आप देखिए इन्होंने 1600 से अधिक PFI कार्यकर्ताओं को बेल पे छुड़वाया है, सरकार ने छुड़वाया है, 1600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को छुड़वाया, उनके मुकदमे वापस लिए हैं। तो ये जो कांग्रेस का चरित्र है ये कोई पहली बार उजागर नहीं हुआ है, देश की जनता जानती है, बरसों से कांग्रेस का ये चरित्र रहा है कि वो हमेशा मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं, हिंदू विरोध की राजनीति करते हैं। सैयद जी, आप बताइए, क्योंकि आपका मुद्दा बहुत ज्यादा क्लियर है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बातें कर ली जाती है, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस देश में पनपते हैं, उसके बाद में जो हालात पनपते हैं, बयान के बाद में फिर प्रतिक्रियाएं, माफी मांगना, पहुंचना, लोगों तक पहुंचना या फिर एक जगह पहुंचकर उन चीजों को भुनाना, ये किस हद तक यहाँ पर इस समय किया जाता हुआ लग रहा है इस मुद्दे को लेकर? नहीं, वैसे तो मैडम इस मुद्दे का हमारे देश पे कोई असर नहीं होने वाला। जैसा कि अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने भी कहा है कि राहुल जी जब भी बाहर जाते हैं इस तरह के बयान देते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ राहुल जी ही नहीं,
किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर अगर वो हमारे देश की अस्मिता और इसके वकार को अगर आंच पहुंचाता है और इस तरह की बयानबाजी करे जो हमारे देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के लिए दायरे में सूट नहीं करता है, तो हमें इसका खुल के विरोध करना चाहिए। क्योंकि देश पहले है, संविधान पहले है, पार्टियां बाद में है। लेकिन हमारे कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ऐसे हैं जो इन लोगों को अपना आइडियल मानता है। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूं मैडम, ना मैं बीजेपी ना मैं कांग्रेस का किसी का हिमायती नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस देश के अंदर और भी ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। अब रहा सवाल अपनी राजनीतिक नफे नुकसान का, तो हो सकता है राहुल जी को इसको बहुत बड़ा फायदा हासिल होने वाला हो, उठाइए फायदा, लेकिन मुसलमानों को सब्ज चारा बनाकर उनके नाम से इस तरह की राजनीति करना, कहीं ना कहीं आप मुसलमानों पे भी कटाक्ष कर रहे हैं, पार्टी पे भी कटाक्ष कर रहे हैं, और आपका फिर से वही रवैया सामने आएगा जिससे कि फिर से इस देश का मुसलमान बैकफुट पर आता नजर आता है। मैडम जी, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जहां पर कहा जा रहा है सेक्युलर है मुस्लिमों की ओर से, और जहां पर राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का रुख तो बहुत स्पष्ट है, उन्हें इस चीज में ना ड्रैग किया जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो सोच रहे थे कि चलिए वहां से एक बार फिर से कोशिश की जाएगी, या फिर अभी जो जिस तरह से अभी विक्रांत जी को सुना, उन्होंने कहा कि सिर्फ दबे हुए गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं क्या? देखिए, हमने तो जिन्ना की मुस्लिम लीग के बारे में कोई बात की नहीं, और जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दिया। हमने तो हिंदू मुस्लिम की बात की नहीं। ये फसाद तो यहाँ पे शुरू किया गया ना सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटका सके, क्योंकि प्रश्न एक है। प्रश्न ये है कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसा किसका है जो हिंदुस्तान में लगा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? प्रश्न ये है कि हमारी जो बेटियां हैं जो मेडल लाई हैं, उनके जो यौन शोषण करने वाला बीजेपी सांसद है, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? इन सबसे ध्यान भटकाना और कुछ नहीं है, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है। जबकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलती हो तो ये किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। हमने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस तरह के हालात देखे। भारतीय जनता पार्टी को सर्वप्रथम अगर सत्ता का स्वाद किसी ने चखाया था तो जिन्ना की मुस्लिम लीग नहीं था, और इसीलिए उसको अपना कहना चाहिए कि वहां पे जो अडवाणी जी थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसीलिए गए थे उनकी मजार पर कि पहली बार सत्ता आप ही ने दिलवाई थी। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की हैं। जब इनने गठबंधन किया IUML से तब सब ठीक था। हमारा गठबंधन है तो इन्हें तकलीफ है, इनका हो जाएगा तो वापस सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें गलत हैं। लेकिन प्रश्न अभी भी एक है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जितनी भी बात कर रहे हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की, वो अगर किसी भी पार्टी ने कोई भी सेक्युलर नहीं है तो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड क्यों है? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्यों नहीं करते हैं? 9 साल से अब तक चुप क्यों बैठे हैं? सिर्फ इसलिए कि राजनीति करनी है, बयानबाजी दे करके लोगों को बांटना है और अपनी राजनीति चमकानी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि IUML चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड वही पार्टी हो सकती है जो सेक्युलर हो। विक्रांत जी कुछ कहना चाहते थे आप? जी, मैं स्वर्णिम जी से एक चीज पूछना चाहूंगा। जब सिमी के ऊपर प्रतिबंध लगाया था तब भी इन लोगों ने विरोध किया था, जब PFI पे प्रतिबंध लगा तब भी इन्होंने विरोध किया था, और इनके मुख्यमंत्री ने PFI के लिए रेड कारपेट राजस्थान के अंदर बिछाया था जगह जगह जहां भी इनको मौका मिला था। क्या वो भी सेक्युलर थे? देखिए, हमने तो कभी PFI को, हमने तो कहा कि अगर PFI के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हो तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई हुई ना? हमारे कहने के बाद की ना, स्टैंड क्या था? हमने तो लगातार यही कहा कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। दूसरी चीज आप क्लियर करो क्या? अरे आप तो ये क्लियर करो, अगर राजस्थान सरकार का देवस्थान विभाग यहाँ पे अगर मंदिरों में ओम ध्वज फहराता है तो आप उसका विरोध क्यों करते हो? अगर राजस्थान सरकार का देवस्थान विभाग मंदिरों में भागवत कथा कराता है तो आप उसका विरोध क्यों करते हो? सबसे पहले आप अपना स्टैंड क्लियर करो, आप स्टैंड क्लियर करो कि महाकाल कॉरिडोर में जो पहला भ्रष्टाचार हुआ, मूर्तियां गिरी, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये आप क्लियर करो। आप हर जगह पे भ्रष्टाचार फैलाते हो, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो। प्रधानमंत्री ने जो कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया, वहां पे हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों ED CBI नहीं जाती है? बताइए। परिवार कहा क्या ये छटपटाहट है? ये छटपटाहट आपकी है क्योंकि सत्ता से बाहर होते जा रहे हो। आपकी सरकार गवर्नेंस में पिछड़ गई, डिलीवर नहीं कर पा रही है, जनता को महंगाई बेरोजगारी के बोझ तले दबा दिया, और ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक आस्था का आप सहारा लेते हो, सांप्रदायिकता आप फैलाते हो। ये काम आपका है, हमारा नहीं। हमारे लिए सब बराबर है और हम सबके लिए काम करते हैं। आशीष जी, आपने बयान शुरू से सुना, क्योंकि यहाँ पे स्वर्णिम जी से जब पूछा उन्होंने कहा कि इस बयान को फिर से उस तरह से मोल्ड किया गया है, अक्सर जैसे राहुल गांधी के पुराने बयान या फिर जो भी वीडियोस वायरल होते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इसमें गठबंधन से जुड़े हुए जो सवाल था उस पर जवाब दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि सवाल जिसने पूछा है शायद वो भी उस पर रिसर्च करनी है। आपने उसके बाद रिसर्च की होगी इस मुद्दे पर? देखिए, बिल्कुल रिसर्च की है,
और जो बार बार कांग्रेस के प्रतिनिधि जो है इसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विभाजन के पहले वाली जो मुस्लिम लीग थी और ये जो मुस्लिम लीग है वो अलग है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, वही पार्टी है। पर सर ये किस बिनाद पर आप कह रहे हैं कि किस तरह से कह रहे हैं कि संस्थापक सदस्य, इसका जो सदस्य है जिसका संस्थापक अध्यक्ष है वो पुरानी जिन्ना वाली जिसने विभाजन के लिए जिम्मेदार है, उसका मद्रास प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष रहा है। उसके सारे जो मेंबर्स थे उसका कोई मेंबर केरल का, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो भी हिस्सा आता है, कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का, उसके जितने भी लोग थे जिन्होंने विभाजन का समर्थन किया उसमें से कोई भी लोग पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने भारत में रहकर के इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की और इसी तरह से विभाजनकारी जो विचार है उसको बढ़ावा दे रहे हैं वो वहां पे रह करके। ठीक है, एक बार फाइनल कमेंट सभी से लेना चाहूंगी। इस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी की मन की बात है या फिर पूरे पार्टी की मन की बात है कि हाँ इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग या फिर जैसा उन्होंने कहा मुस्लिम लीग इज अ सेक्युलर पार्टी, व्हाट वुड यू से? देखिए हमारी तो एक ही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी रजिस्टर्ड है वो सेक्युलर पार्टी हो सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें, चुनाव आयोग इस पे कार्रवाई करे। और जब तक कार्रवाई नहीं होती है, जब तक उनको सिंबल मिला हुआ है, चुनाव लड़ने की योग्यता है और चुनाव आयोग उनको चुनाव लड़ने की जो है मान्यता देता है, तब तक हम क्या कह सकते हैं? तो संविधान कह रहे हैं, संविधान के विरुद्ध मैं जा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं मानते संविधान को, उनको मर्जी है जो करें। सर जी 20 सेकंड में। मैडम मुझसे पूर्व एक वक्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि देश के मुसलमानों का सबसे पहले हक है इस देश के संसाधनों पर। तो मैं सर को याद दिला देना चाहता हूं कि यही पूर्ववर्ती कांग्रेस की जब सरकार थी तब राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक पूर्ण रूप से बहुमत में होने के बावजूद सच्चर कमेटी की जब सिफारिश आती है कि इस देश में हालात मुसलमानों के दलितों से भी बदतर है, उस वक्त से लेकर आज तक हम पे ध्यान नहीं दिया गया, कोई सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। तो कहां मिल रहा है मुसलमानों को हक? क्या बात कर रहे हैं आप कि मुसलमानों को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, बराबर का हक दिया जा रहा है, मुसलमानों को संसाधनों में पहला हिस्सा नहीं है? ऐसा कुछ, ये सब मिथ्या है, भूल जाइए, सब मिथ्या है ये सब कुछ। ठीक है प्रोफेसर बीडी भारत जी, उसके बाद आप पर लौटूंगी विक्रांत जी। प्रोफेसर बीडी भारत जी आप बताइए, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के आपकी समझ यहां पर समझने की 20 सेकंड के भीतर समय के अभाव में कोशिश करेंगे, सर बताइए। देखिए राजनीतिक रूप से राहुल ने जो भी कहा है वो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से और ऐतिहासिक रूप से वो बहुत गलत बात कर रहे हैं। ये जो मुस्लिम लीग है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो उसी मुस्लिम लीग का पार्ट है। उसके कुछ लोग जो भारत छोड़कर नहीं गए उन्होंने इस पार्टी का गठन किया। और यह कहना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस सरकार में शामिल थे, तो यह बात ऐतिहासिक रूप से समझनी होगी कि वह अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी, तब देश का विभाजन तय नहीं हुआ था। वो नेहरू की अध्यक्षता में बनी हुई सरकार थी जिसमें मुस्लिम लीग भी एक हिस्सा था और जनसंघ भी एक हिस्सा था। दरअसल बात यह है कि IUML की गतिविधियां क्या है, आप यदि देखेंगे तो वो ये कहती है कि लड़का और लड़की एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वह ठीक नहीं है, संविधान ठीक नहीं है, बल्कि शरीयत ठीक है। इनकी जो मुस्लिम महिलाओं की जो यूनियन है हारिता, उसने ये कहा कि भाई मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। तो उसका समर्थन करने की बजाय इस पार्टी ने उस संगठन को ही बंद कर दिया। आप ये देखेंगे कि भारत में एकमात्र ऐसा उदाहरण होगा मल्लापुरम जिला कि जिसकी स्थापना धर्म के आधार पर हुई और IUML की मांग के आधार पर हुई। तो देश की एकता, अखंडता और जो राजनीतिक स्वरूप है उस पर आप यदि नजर डालेंगे तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस पूरी पट्टी के अंदर एक जो अलगाववाद की भावना और कट्टरपंथ की भावना जो फैली है उसमें IUML की बहुत बड़ी भूमिका है। भाई केरल तो सबसे शिक्षित राज्य है, उत्तर प्रदेश या बिहार से या राजस्थान या महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति या कोई लड़की ISIS में नहीं गई, सीरिया में नहीं गई, केरल से ही क्यों जा रहे हैं? तो इस पूरे के पीछे का जो इतिहास देखेंगे आप, जो मोपड़ा का विरोध या जो लोग बैठे हैं डिबेट में भाग, ठीक है सर, आप दो पहलू के बता रहे हैं, विक्रांत जी आप क्या कहेंगे इस पर? जी मैं स्वर्णिम जी से वापस एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि स्वर्णिम जी, कांग्रेस का सिमी से के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रहा है, PFI के प्रति रहा है, मुस्लिम लीग के प्रति रहा, और ये बार बार ये कह रहे हैं कि ये वो मुस्लिम लीग नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो वही मुस्लिम लीग है जो जिन्ना की फोटो आज भी अपने दफ्तर में रखते हैं, लेकिन ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो आज़ादी से पहले वाली थी। ये कांग्रेस वो है जो अपनी राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए अपनी छटपटा के अंदर किसी भी स्तर तक जा सकती है। और जैसा कि अभी मेरे फेलो कह रहे थे कि यहाँ पे मुस्लिमों की स्थिति चिंतनीय, सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी है, 4 गुना पॉपुलेशन मुस्लिम्स की भारत में बढ़ चुकी है। और इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद भी उनको मिला है, राष्ट्रपति का पद भी उनको मिला है। जवाब उसके बाद भी ये बार बार ये प्रश्न क्यों आता है? ठीक है, आपका सवाल था, जवाब अब स्वर्णिम जी दे दीजिए क्योंकि समय का अभाव है।
देखिए, हम तो हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान के संविधान के तहत कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, कार्य करने वाली पार्टी है। बस एक बात तो ये बता दें कि आप जब बार बार आज इस मुद्दे को उठा रहे हो, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद अहमद को जिनेवा भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने, तब आप लोग कहाँ थे? तब आपके सारे कार्यकर्ता कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के? और जब आप लोगों ने गठबंधन किया नागपुर में इसी पार्टी के साथ और चुनाव लड़ा गठबंधन करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तब आप कहाँ थे? वहाँ तो आपका नागपुर में तो आपका केंद्र है, वहीं से तो आपके उद्गम है। बता दीजिए। देखिए, मुद्दा सिर्फ यही है कि जिस तरह से अभी सैयद जी कह रहे थे, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता को छूना नहीं चाहिए, और इस तरह से इस मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ने इससे पहले भी जो बातें कही, या फिर मोहब्बत की दुकान का जो एक नारा दिया है जिसको लेकर के वो प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन बातें जब यहाँ पर आएगी तो मुद्दा भूलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए जवाब तो देना पड़ेगा, मैं बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। Muslim League is a completely secular party. अपनी अज्ञानता और द्वेष दोनों का परिचय दे। ये मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। There's nothing non-secular about Muslim League. राहुल गांधी जब